लेकिन यहां पर बैठे हुए सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं। जरा पलटकर देखिए 2019 में जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी तब महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी। महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का राज्य था जिसके पास 38% परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा वो पानी दे रहा था। आज किस स्थिति में है, इसका जिम्मेदार कौन है? 2019 में यहां राज्य में किसकी सरकार थी? इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? और ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों को 2020 में अपने लक्ष्य प्राप्त करना था उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तेलंगाना उसमें एक है। 2019 में तेलंगाना का जो प्रतिशत था वो कुल 7% था, 7%, और उसने 100% अपना टारगेट अचीव कर लिया। आप 38 से 76 पर अब पहुंचे हैं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि भाई जितने भी हमारी यूटी है, दमन दीव हो, पांडिचेरी हो, हमारा उसके बाद में गोवा है, हरियाणा है, इन सब ने लक्ष्य प्राप्त किए। जरा कभी चार्ट उठाकर तो देखोगे अगर इसका जिम्मेदार कौन है। मैं अधिकारियों से भी कह रहा हूं, और मैं आज सुबह ये बात मैंने कही है जिला पंचायत के अधिकारियों से। वहां सीओ जिला पंचायत थे, मैंने कहा आपको, मैंने 1-2 दिन में उन्होंने कहा कि मैं कल आपको रिपोर्ट दूंगा। मैंने कहा मुझे कल नहीं चाहिए, मुझे 20 दिन बाद चाहिए। लेकिन मुझे यह चाहिए कि डीपीआर बनाते समय गलतियां कहां पर हुई। आपने सोर्स पुराना ही लिया, क्योंकि भारत सरकार ने तो साफ लिखा है कि 30 साल तक जो उस पानी का सोर्स चले उसको स्थायी सोर्स माना जाएगा, वरना हम सोर्स नहीं मानेंगे। दूसरी बात हमने ये कही है कि भाई हम ऑन टाइम पैसा देने के लिए तैयार है। और ये बात है सर बातों में नहीं है, कोई भी राज्य सरकार हम पर आरोप नहीं लगा सके। ये प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है। पिछली बार मेरे पास 60,000 करोड़ रुपया थे सिर्फ एक योजना में, जल जीवन मिशन में। मैं उसी का मंत्री हूं, मेरे हिस्से में जल जीवन मिशन है। पिछली बार मेरे पास 60,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए था। राज्य सरकारें 22-23 हजार करोड़ से ज्यादा ले नहीं पाई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉलिसी बदली कि कोई भी राज्य सरकार अगर पिछले साल 500 करोड़ खर्च करती है तो वो 1,500 करोड़ रुपए भारत सरकार से ले सकती है। और भारत सरकार क्या कर दे, मैं पूछना चाहता हूं। अगर राज्य सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेंगे तो ये चुनौतियां आने वाली है। हम डेफिसिट रखने वाले लोग हैं, ठीक है, आम आदमी को समझ नहीं आता होगा, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी जो टेक्निकल अधिकारी का उनको समझ में नहीं आता। जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, या हमारे पत्रकार मित्र हैं, क्या उनको ये आंकड़े समझ में नहीं आएगी? आपको पानी कहीं से लाना पड़ेगा। सोर्स की गारंटी दिए बगैर किसी योजना के संचालन का आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या? मैंने आज उप मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, और उसे मैं कहूंगा कि पहली जिम्मेदारी हम सबकी, ये सरकारी योजना नहीं है, ये हमारे लिए योजना है। वन टाइम भारत सरकार कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है। और आप सोर्स के लिए पहले बांध बनते थे खेतों की सिंचाई के लिए, मोदी के राज में बांधों से पीने के पानी की गारंटी पहले दी गई है, और जो बचा हुआ है वो बाकी जगह पर आपको काम करना होगा, तब इस देश का उद्धार होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। अगर आपको एक आदमी को 55 लीटर पानी देना है, महानगरों में यह आंकड़ा 135 से 150 लीटर तक है। आप कल्पना करिए कि 25 साल बाद जब देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे, तब जो अनुमान आ रहा है कि आबादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन व्यक्ति की पानी की खपत बढ़ेगी। वो किस देश में हो रहा है? देश की आजादी के समय जो आंकड़ा था वो आने वाली वर्तमान की पीढ़ी को भी पता होना चाहिए, और हम और आपको भी पता होना चाहिए। 1950 में यह आंकड़ा था कि दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहता है, और पीने का पानी जितना दुनिया में है उसका कुल 4% हमारे पास में है। आपने आजादी के बाद 75 साल निकाल दिए, कभी तो विचार करना पड़ेगा। एकमात्र नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सबसे पहले कहा था नदी जोड़े बगैर हम शायद आने वाली पीढ़ी का भला नहीं कर सकते। उस समय तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री पे गर्व करता हूं
एक तरफ उन्होंने संकल्प लिया कि 2024 तक हर परिवार को पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा होगा, और अभी 8 दिन पहले हम 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी दे चुके हैं। उसके बाद आज हम यहां बैठकर ये बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने इतनी लंबी बात आपसे की है। हमें सोचना तो पड़ेगा। हम पानी लेते हैं, जब दूर से पानी लेकर आते हैं तो शायद हम 10 और 15 लीटर में अपना काम चला लेते हैं, और जैसे ही पानी घर के दरवाजे पर टोटी के द्वारा आता है, हमें मानकर चलते हैं कि हमारा पानी नहीं है, रहने दो उसको। लेकिन आपने कभी सोचा कि पीने लायक पानी अगर आपने टॉयलेट में डाला तो 1 सेकंड के बाद उस पानी को आपने ग्रे वाटर बना दिया। पीने लायक पानी अगर आपने नाली में डाला तो 1 मिनट बाद वो ग्रे वाटर बनेगा, वो किसी के काम का नहीं रहेगा। इस पर तो कभी चिंता होगी, इस पर भी तो काम करना होगा। ये चुनौतियां हैं, और देसी जो हमारे तरीके हो सकते हैं उनका उपयोग करना होगा। हर जगह तकनीक नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आप एसटीपी प्लांट की बात करते हो, पानी को शोधन करने की बात करते हो, तो वो खर्चे भी पर आपके ही सिर पर आएंगे। और इसलिए मोदी जी ने ये बात कही है, इस पूरे फॉर्मेट को एक बार पढ़ना चाहिए। मैं माननीय सरपंचों से कहूंगा, जैसा कि पाटिल साहब कह रहे थे कि सरपंचों को डीपीआर देखने के लिए नहीं मिलती, मुझे लगता है कि आपकी कमजोरी है। अगर आपके पंचायत में काम हो रहा है तो डीपीआर की डिस्प्ले मैपिंग के साथ आपकी पंचायत के बाल पर होनी चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बनने के बाद इसके संचालन की जिम्मेदारी किसके पास है? एक बार अगर आपको हैंडओवर होगी योजना, तो संचालन की पूरी जिम्मेदारी पंचायत के पास है। या मोदी जी ने कहा कि पंचायत समितियां के अलावा आप पानी समितियां बनाइए। उस पानी समितियों में 50% महिलाएं हैं, और पानी समितियां तय करेंगी कितने घंटे पानी चलेगा। क्षमा करना, जो लोग हम राजनीति में काम करते हैं, हमने जो धारणा बनाई है, जो जनप्रतिनिधि होता है उसका, हमारे किसी ताकतवर आदमी के यहाँ शादी विवाह है तो पूरी सिस्टम ऑपरेट होता है। एक घर के लिए पानी चाहिए और पूरा सिस्टम चलता है, पूरे पानी बहता रहता है। यह अधिकार मिल नहीं सकता। पानी समितियों को इस पर अंकुश लगाना होगा। यदि हमें आधा घंटे पानी सुबह दे और आधा घंटे शाम को दे और इतने में हमारा काम चल सकता है, एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी जाना है, तो फिर मोटर कौन घंटे क्यों चलनी चाहिए, कौन घंटे तक पानी क्यों बहना चाहिए? ये चीजें तो गांव के लोगों को तय करना पड़ेगी। ये ना तो मुंबई से तय होगा और न दिल्ली से तय होगा। ये गांव की पंचायत के मुखिया को या जल समिति के प्रधान को तय करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ कितने घंटे पानी चलेगा, ताकि आम आदमी तक पानी पहुंच जाए और उसका दुरुपयोग ना हो। दूसरी बात होती है कि रखरखाव के लिए अब आपके पास सरकार नहीं होगी, आप ही सरकार है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 2 नौजवानों को प्लम्बर की, फिटर की ट्रेनिंग देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। आपका पानी अच्छा है या नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपके बीच में उस समिति की 5 महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, उनके पास में किट होगी, वो अपना पानी टेस्ट करें खुद का कि पीने लायक है कि नहीं। सिस्टम भी बनाया गया। सिस्टम में ट्रेनिंग के साथ एक कहा गया है कि आपने अगर 5 परिवारों के टेस्ट किए हैं तो पूरे गांव के जब तक 100% परिवारों का नंबर ना आ जाए तब तक आप पहले 5 वालों का नंबर मत लगाइए। सोर्स को जरूर टेस्ट करते रहिए। अब आपको 1 महीने में एक बार करना है या 2 महीने में एक बार करना है, ये भी पंचायत समिति को और पानी समिति को तय करना है। इतनी छोटी छोटी चीजों पर भारत सरकार ने अपने निर्देश लिखकर भेजे हैं, लेकिन यदि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम उस जिम्मेदारी को ऑन करना नहीं चाहते। वन टाइम पैसा तो कितना भी लगे, आप लेह में जाकर देखिए, कश्मीर में जाकर देखिए, 10-10 परिवारों के लिए 10 लाख से 20 लाख चुका है। 3-3, 4-4 मीटर पाइप लगाने के बाद आप ये वीडियो देखते होंगे, आप इस समाचार पत्र देखते होंगे, लेह में जहां पानी जम जाता था वहां टोटी से आज भी लेगा आ गया, हमारी सीमा पर पानी पी रहा है। ये जल जीवन मिशन की सफलता है। वो तो कोई पानी नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में जाकर आप देखिए, आप कभी क्षेत्रों में जाए, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, एक बार उसको भी देखिए, जब वहां पर पानी जा सकता है तो यहां क्यों नहीं आ सकता? पानी की चिंता करना पड़ेगा। समय में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप जिस जगह में बैठे आपसे अच्छा कौन कर सकता है? आपका योजना बनाई, महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार ने पूरे देश की रखी है। कोई भी ऐसे इंटरस्टेट नहीं है जो इंटरस्टेट ना हो।
63% है वो 2 राज्यों में। एक तो ऐसा जो 5,000 होगा जाता है स्कीम में, और नेपाल की नदी का पानी पहले उत्तर प्रदेश में आ रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में हरदोई तक पानी जा रहा है। सन 65 में उठा था बैलेंसिंग डैम, मैं देखा सारा को देख के आया हूं, मट्टी और पत्थर का बना 22 किलोमीटर का डैम है, नदी पर नहीं बना। एक 0% सिल्ट स्पीड है। अगर हम साइट सिलेक्शन अच्छा करते हैं, वो भी तो इंजीनियर रहे होंगे। आज हमारे पास तो और अच्छे इंजीनियर हैं। आप कहते हो कि हमने बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा, उस बैलेंसिंग डैम को मैं देख कर आया हूं। 0 सिल्ट स्पीड पर वो डैम आज भी काम कर रहा है, और नेपाल की और भारत की सीमा पर है। और हर राज्य हमारे उत्तर प्रदेश के उसमें 2 कैनाल जाती है जो हरदोई तक जाती है। अब तीसरा रास्ता निकाला गया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक पानी जाए। 5 राज्यों की सहमति के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। जो चीजें हम कह रहे हैं वो इंटर स्टेट है, लेकिन करना पड़ेगा, तब जाकर हम आने वाली पीढ़ी की भविष्य की गारंटी दे सकते हैं, तब कहीं जाकर काम चलेगा। तो मित्रों, सिर्फ इतना छोटा सोचने से काम नहीं चलेगा कि 5 साल तक, एक चुनाव तक, आने वाले 25 साल के बारे में भी हमें विचार करना होगा। हमें सहमति बनानी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि मेरे यहां पर डैम है, वहां पर पानी जा रहा है। क्या ये बातें नहीं होती? ये बातें होती है। आप जाइए बेंगलोर के पास में जाकर देखिए, बेंगलोर में जहां से पानी आता है, देश का सबसे ड्राई डिस्ट्रिक्ट है बेंगलोर ग्रामीण, जहां पर पानी की बूंद नहीं है। लेकिन बेंगलोर शहर को जो पानी जाता है वो सारी की सारी पाइपलाइन वहीं से निकल कर जाती है। आज नहीं कल उनको नाराजगी होनी थी, लेकिन उसके बाद जब एक नया प्रयोग हुआ, वहां जितना बेंगलोर शहर का ग्रे वाटर है उसको ट्रीट करके, इनिशियल ट्रीट करके, और वहां पर बांध बनाए गए 6 उस बेंगलोर ग्रामीण जिले में जहां पर पानी की बूंद नहीं, वो ग्रे वाटर से बने हुए टैंकों ने वहां 1065 फीट नीचे पानी था, उसको सुधार कर 700 फीट के आसपास लाकर खड़ा कर दिया। और जब हमने जांच की तो वो पानी में कोई कंटेमिनेशन नहीं है। ये बहुत की बात है। वो काम हम अपने गांव में भी कर सकते हैं कि ग्रे वाटर को हम कहां ले जाकर इकट्ठा करेंगे। ये काम पंचायतें बेहतर ढंग से कर सकती है। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि खाली योजना बन जाएगी ये सफलता से हमें आनंदित होना चाहिए। कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने लक्ष्य तय किया कि 2024 तक हर परिवार को हम पाइपलाइन के द्वारा पानी देंगे। मैं कल भीमा शंकर के पास था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि साहब ऊपर पहाड़ पर जो टोला है, हमारे यहाँ टोला बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं, जो 10-15 घर होते हैं, वहां पर पानी नहीं है। मैंने कहा भैया, अगर इस टंकी को जो नीचे बनाया है, जहां बड़ा गांव है, अगर ये पहाड़ के ऊपर बन जाती तो ग्रेविटी से नीचे वाले को भी पानी मिलता है, इनको भी पानी मिल जाता। वन टाइम तो आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से पानी लिफ्ट करना ही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि डीपीआर बनते समय हमारी और आपकी भागीदारी होनी चाहिए। कुछ चीजें लगती हैं जिनको सुधरने की जरूरत है, लेकिन समय तो निकल रहा है। जैसे हमारे वो नौजवान अधिकारी ने कहा कि साहब हमने तो 30 महीने का समय दिया, 30 महीने तो 2024 के पार चला जाएगा। फिर उन्होंने अपने आप को कहा कि हम इसको 1 साल में पूरा करेंगे। आपको दिसंबर 2024 के पहले योजनाओं को पूरा करना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि अगर 3 गुना पैसा आपको भारत सरकार दे रही है तो डीपीआर भी 3 गुना गति से बढ़ानी पड़ेगी, टेंडरिंग प्रक्रिया भी 3 गुनी बढ़ानी पड़ेगी, और ठेकेदार भी आपको 3 गुने लाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो जैसा कि पाटिल साहब कह रहे थे, इससे तो काम नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि ये अवसर है जहां आनंद बनाने के अवसर है। कि इतनी बड़ी कोई कल्पना करता था कि साहब आपको 125 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए एक पंचायत को देंगे, तो पैसे की कमी नहीं है। पिछले बार 60,000 करोड़ था। बजट आने के पहले प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि पैसा लेफ्ट से नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। और इस बार बजट में जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ फिर मिले। आज 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के जल जीवन मिशन के खाते में है। हम तो चाहते हैं कि लोग खर्च करें, लेकिन खर्च करने का मतलब है कि अब ऐसी शिकायतें आएंगी कि साहब क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई पाइप दे रहा है। भारत सरकार ये काम नहीं कर सकती। भारत सरकार ने थर्ड पार्टी असेसमेंट को इसमें जोड़ा है। योजना बनेगी, जब तक थर्ड पार्टी असेसमेंट नहीं होगा भारत सरकार कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। राज्य सरकार कहे तो कहती रहे, हम किसी प्रतिशत को नहीं मानते। आंकड़ा हमको राज्य सरकार देती है, हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। लेकिन कोई स्पेसिफिक जानकारी अगर हमको मिलती है तो हम निश्चित रूप से जांच कराते हैं। आज मैंने जिला पंचायत के सीईओ महोदय को कहा है कि आप 20 दिन में उन सीरियस मैटर्स को देखिए जो
सोर्स से संबंधित है। अगर सोर्स ठीक है तो योजना की सफलता की हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन सोर्स ही ठीक ना हो तो योजना की सफलता की गारंटी आप कागज पर तो दे सकते हैं, मैदान पर नहीं दे सकते हैं। ये बात आप मानकर चलिए। और साइट सिलेक्शन के समय अगर डीपीआर में हमने सावधानियां रखी तो मैं मानता हूं कि बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन उसके लिए भी मैं आज फिर से अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक विजन के साथ एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम किया है। और दूसरी तरफ जो दूसरा चरण है, डिसिल्टिंग ऑफ डैम्स, डिसिल्टिंग ऑफ तालाब, डिसिल्टिंग ऑफ रिवर, ये काम भी पैरेलल उसके साथ में चल रहे हैं। और 80,000 अमृत सरोवर बनाकर इसी बात का संकेत दिया है कि निस्तार के लिए आप उनका उपयोग करिए, लेकिन पीने का स्वच्छ पानी पीने के लिए बचाने का काम करिए। ग्रे वाटर मैनेजमेंट करके मवेशी को और खेत में पानी पहुंचाकर आप उस पानी की उपयोगिता को ठीक करिए कि पीने लायक पानी खेत में न डाला जाए। तो इस पानी का अगर उपयोग हो सकता है तो हमें करना चाहिए। इन विकल्पों पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। इस विनती के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस भरी गर्मी में आप यहां पधारे, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की, सफल